आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। वो कहते हैं ना कि मानव शरीर ईश्वर की दी गई एक बेहद ही खूबसूरत रचना है। एक स्वस्थ शरीर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सब कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, सारी बीमारियों से दूर रहे। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें शारीरिक रूप से तो हानि पहुंचाती ही हैं, साथ ही मानसिक और सामाजिक रूप से भी चोट पहुंचाती है। ऐसी ही बीमारी लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग है। आपने कोढ़ी शब्द भी सुना होगा कई लोगों से। ये विश्व की सबसे पुरानी और खतरनाक बीमारियों में से एक है। इसके नाम से ही लोगों के मन में हीन भावना आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीमारी की वजह से रोगी का शरीर टेढ़े मेढ़े, कुछ पैचेस, तो आँख और स्किन जो है वो प्रभावित होती है। दूसरी वजह इससे जुड़ी कुछ गलत धारणाएं भी हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के जानकार इस बात से पूरी तरह इन्फॉर्म्ड है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के बेटे साम को कोढ़ी हो जाने का शाप मिला था, यानी कुष्ठ रोगी बन जाने का शाप। इसलिए हमारी सोसाइटी में लंबे वक्त तक इस बीमारी को शाप या भगवान की ओर से दी गई सजा ही मानती है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। हेलो, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। पर इन सबके इतर इसे साइंटिफिकली समझना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि दुनिया भर में हर साल कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के करीब 2 लाख मामले सामने आते हैं और इनमें से आधे से ज़्यादा मामले भारत में पाए जाते हैं। WHO ने यह भी बताया कि भारत जैसे देश में इस बीमारी को खत्म करने की राह में 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहली बाधा ये कि हमारे देश में कुष्ठ रोग को एक धब्बे की तरह माना जाता है। दूसरा ये कि इसे लेकर पहले से लोगों के मन में पूर्वाग्रह है। और तीसरा और सबसे बड़ी बाधा यह है कि कुछ रोगियों के साथ हमारे यहाँ भेदभाव किया जाता है। हर साल इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने और लोग इसके इलाज को महत्व दें, ना कि इसे कोई शाप समझे, इसके लिए 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी मनाया जाता है। इस बीमारी का असर मेनली इंसान के हाथ पैर, स्किन, आँख और नाक की लाइनिंग पर पड़ता है। इसे हांसेंस डिजीज भी कहा जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर के जरिए लोगों तक कुष्ठ रोग के बारे में सही जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि आज भी लोगों में कुष्ठ रोग को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। शायद लोगों को ये भी नहीं पता कि अब इसका इलाज भी मुमकिन है। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋतु चौधरी, जो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS ग्रेजुएट है। मेडिकल ऑफिसर के तौर पर करीब 18 साल का एक्सपीरियंस रहा है। स्वागत है डॉक्टर ऋतु चौधरी आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू सो मच। मैं सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार एंड थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और लेप्रोसी के बारे में आपसे कुछ अपने विचार शेयर करने के लिए। डॉक्टर ऋतु, आप अभी स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर हैं दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में। करीब 18 साल आपने मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम किया है। 9 साल का आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर एक एक्सपीरियंस रहा है। तो इतने साल का आपका ये एक्सपीरियंस रहा है, आप लेप्रोसी पेशेंट्स के आसपास रही हैं, उनको देखा है, आप करंट सिनेरियो को ज़रूर समझती होंगे। तो मैं बाकी चीज़ों पर बातचीत करने से पहले एक यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि क्या देखती हैं आप इंडिया में, भारत में जो लेप्रोसी के मरीज़ हैं, लेप्रोसी पेशेंट्स हैं, उनका क्या सिनेरियो है, अभी किस हाल में है, जब से ये बीमारी शुरू हुई है, जब से हम इस बीमारी के बारे में जानते हैं तब से लेकर अब तक? लेप्रोसी एक सबसे पुरानी बीमारी है। अगर हम बोले तो ये बहुत ही सदियों से चली आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो 50% केसेस जो हैं वो इंडिया में है। तो सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ बर्डन है वो उसको कंट्रीब्यूट इंडिया कर रहा है। हमारे पास अराउंड 1 लाख केसेस हैं। अब इस साल की अगर हम रिपोर्टिंग देखें तो अराउंड हमारे 80,000 टू 1 लाख केसेस हैं। अभी भी हमारे पास केसेस हैं और उसमें से 5% केसेस जो हैं वो हमारे चाइल्ड केसेस हैं। चाइल्ड केसेस का होना इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रीसेंट इन्फेक्शन भी अभी तक हमारी कम्युनिटी में है
और जो एक प्रॉब्लम की का विषय वो ये है कि हमारे अराउंड 2.5% डिसेबिलिटी के केसेस हैं। इस बीमारी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है जिससे आगे चल के डिसेबिलिटी हो जाती है, डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, तो वो हमारे पास 2.4 अराउंड 2.5% लोगों में डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है जो बहुत दिनों से हम लोग इससे लड़ रहे हैं। और बहुत सारे, अगर हम लास्ट 10 इयर्स का डेटा देखते हैं तो हमने एक बहुत लंबा समय तय किया है और केसेस हमारे डेफिनेटली कम हुए हैं। लेकिन अगर हम किसी डिजीज को इरेडिकेट करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास एक लंबी लड़ाई और है आगे, जिसे हमें लड़ना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इस डिजीज के बारे में, ताकि हम इसको बिल्कुल जीरो पे ला सकें। तो अभी भी एक काफी ज्यादा पॉपुलेशन है जो इससे अफेक्टेड है। दिल्ली में भी अराउंड 1600 केसेस हैं जो ऑन ट्रीटमेंट है। डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने डिसेबिलिटीज़ और कई वजहों के बारे में बताया, साथ ही आपने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं इस बीमारी को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं इस बीमारी को बहुत गलत तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं शुरू इसी से करना चाहूँगी कि ये समझाने के लिए ऑडियंस को कि आखिर ये जो बीमारी है, लेप्रोसी है, वो आखिर क्या है और क्यों होता है। लेप्रेसी एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये ज्यादातर जो ऐसे केसेस हैं कि जिनको इन्फेक्शन है और जो ऑन ट्रीटमेंट नहीं है, अनडायग्नोज्ड केसेस हैं, इस तरह के केसेस से ये फैलता है। तो इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी होता है। अगर हम किसी इन्फेक्टिव पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो अगर उसके हम कांटेक्ट में हैं तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। जैसे कि अगर हम माने कि अगर कोई संक्रमित या इन्फेक्टिव पर्सन है और उससे जो ड्रॉपलेट निकल रहे हैं, जैसे एयर में जो भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, उसके थ्रू ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। तो ये छूने से या किसी को टच करने से या किसी के साथ खाना खाने से इस तरीके से नहीं फैलता। इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज जो कि ड्रॉपलेट के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा एक से दूसरे को फैलता है। इसके लेप्रेसी के रिगार्डिंग काफी सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पहले लोग ऐसा सोचते थे कि ये पुराने जन्मों का फल है, क्योंकि इस डिजीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब आज मैं अगर इस डिजीज के कांटेक्ट में आई हूँ और जब इसके साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होंगे, वो एक बहुत लंबा पीरियड होता है, कुछ ऑन एन एवरेज मंथ से लेके ईयर्स तक। तो मुझे नहीं पता चलता कि मुझे ये इन्फेक्शन कैसे हुआ। तो लोग सोचते हैं कि शायद ये पुराने जन्मों का फल है जिसकी वजह से हो गया। और भी लोग ये भी सोचते, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बीमारी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी हम देखें तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बीमारी अब तो लेप्रेसी किसी को नहीं होती है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जहां हम सस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं डिजीज को। तो इसलिए अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लोगों को पता चले कि ये बीमारी अभी एग्जिस्ट करती है और अभी इसके ऊपर हमें सोचना है और ऐसे पेशेंट्स को, हिडन केसेस को डायग्नोज करके उनको ट्रीटमेंट देना है, ताकि आगे फर्दर ट्रांसमिशन और डिफॉर्मिटीज जो हैं उससे हम उनको बचा सके। जैसे कि डॉक्टर अभी आप कह रही थी कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आते, 6 महीने 1 साल तक जो है पता ही नहीं चलता कि ये सिम्टम्स इस बीमारी के हैं। और जैसे कि हमारा शरीर है वो पहले ही इंडिकेट तो ज़रूर करता है हमें कि ये वार्निंग सिम्टम्स है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस बीमारी को लेकर भी मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस तरह के सिम्टम्स जो हैं जब ये होते हैं, जब इससे कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो किस तरह के सिम्टम्स जो है वो गौर करने लायक होते हैं। इसके जो मेनली साइन एंड सिम्टम्स है, उसके अंदर बॉडी के अंदर बेसिकली डिजीज जो है वो स्किन को और नर्व्स को, आईज को अफेक्ट करता है। तो स्किन में इसमें पेशेंट को हाइपोपिगमेंटेड या इरिथेमेटस पैचेस हो जाते हैं, मतलब कि पेल कलर के, हल्के भूरे रंग के या लाल रंग के पैचेस पूरे स्किन में हो सकते हैं या बॉडी के किसी हिडन पार्ट में हो सकते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी गांठें निकल आ जाती हैं, थोड़े से लंपी स्किन हो जाती है, थिक स्किन हो सकती है, शाइनी स्किन हो जाती है, नोड्यूल्स हो जाते हैं। इस तरह के जो नोड्यूल्स हैं वो ज्यादा शरीर में किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, स्पेशली ईयर लोब्स पे। तो ये ज्यादातर नोड्यूल्स दिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर आई का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है कि उसको आंख बंद करने में दिक्कत हो रही है। और जैसे इसमें नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, हाथ पता गर्म ठंडे का पता नहीं चलता है, बटन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर वीकनेस है मसल्स में तो किसी ग्रिप उनकी कम हो जाती है।
और अगर ये बीमारी आगे बढ़ जाए तो आगे चल के डिफॉर्मिटीज भी हो जाती हैं, जैसे हाथों पैरों की उंगलियों का मुड़ना, हाथों में अल्सर हो जाना, हाथ के पंजे का लटक जाना जिसको हम बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप, या पैर से चप्पल निकल जाना। तो इस तरह के कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। पहले हम लोग सोचते थे कि सिर्फ पैचेस होंगे तो वो लेप्रेसी है, लेकिन ये अलग तरह से भी प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो पैचेस हैं इनके अंदर कोई पेन नहीं होता, कोई इचिंग नहीं होती, तो यूजुअली पेशेंट जो है इग्नोर करता है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से ये एक पैच है, शायद ड्राइनेस की वजह से होगा। तो इग्नोरेंस की वजह से ये आगे चल के इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और अब जैसे कि इग्नोरेंस है ही, अब क्योंकि ये सिम्टम्स जैसे आप कह भी रहे थे पहले कि महीनों तक पता ही नहीं चलते, साल भर तक पता ही नहीं चलते, तो ऐसे मतलब वो कौन सा स्टेज है इस सिम्टम्स में जो आपको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ पर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन की ज़रूरत ज़रूर है। जैसे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस हैं, अगर एक सिंगल पैच भी है, एक छोटा सा पैच भी है, एक सिंगल नोड्यूल भी अगर है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, या कई बार पेशेंट का एक छोटा सा पैच होता है जिसमें वो जिसको वो इग्नोर करता है कि नहीं ये मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, या ऐसे ही कुछ हो गया होगा, या कुछ लग गया होगा, या कोई इंजरी हुई होगी, तो उससे रिलेट करता है, तो इस चीज को वो इग्नोर करता है। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर है, उसने एक साइन दिया है, धीरे धीरे वो नर्व्स को इन्वॉल्व करेगा और पेशेंट फिर प्रेजेंट करता है डिफॉर्मिटी के साथ। तो अगर एक सिंगल सिम्टम भी है, हाइपोपिगमेंटेड पैच या कोई नोड्यूल, ये अर्ली डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर इस स्टेज पे हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, इस स्टेज पे हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो आगे चल के इन डिफॉर्मिटीज से हम डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि जब फर्स्ट टाइम ही एक कोई छोटा पैच भी है तो उसके लिए भी वो मेडिकल कंसल्टेशन ले और किसी डॉक्टर को जरूर दिखाए। और अब जैसे कि इग्नोरेंस है ही, अब क्योंकि ये सिम्टम्स जैसे आप कह भी रहे थे पहले कि महीनों तक पता ही नहीं चलते, साल भर तक पता ही नहीं चलते, तो ऐसे मतलब वो कौन सा स्टेज है इस सिम्टम्स में जो आपको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ पर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन की ज़रूरत ज़रूर है। लेप्रेसी का डायग्नोसिस बहुत ही इजी है, इसमें किसी भी आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को कराने की जरूरत नहीं है। जो इसकी डेफिनेशन होती है जिसमें बोलते हैं कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन का मतलब होता है कि अगर इसमें से कोई भी एक साइन प्रेजेंट है तो 100% वो लेप्रेसी है। तो इसके अंदर कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन और कोई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लिनिकली इस डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। अगर कोई पैच है और उसके अंदर सेंसेशन नहीं है तो वो लेप्रेसी है और उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये बहुत लंबा टाइम लेती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। उसका कारण ये है कि बैक्टीरिया बहुत धीरे ग्रो करता है, 14 डेज में ये एक बार मल्टीप्लाई करता है। इसी वजह से हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसको हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। क्लिनिकल बेसिस पे ही हम इस डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी हम लेप्रेसी के पेशेंट को देते हैं, जिसमें 3 या 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है। डिपेंड करता है कि क्या हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिजीज को, उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और MDT ड्रग हर हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, NGOs में, यहाँ तक कि अगर हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमें रिपोर्ट करते हैं तो वहां पे भी फ्रीली अवेलेबल है और इसकी फ्री सप्लाई है। ट्रीटमेंट जो है लेप्रेसी का वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन में, 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का इसका ट्रीटमेंट होता है और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी से मिल सकता है। और जो आप अभी क्लासिफिकेशन की बात कर रही थी जिसके बेसिस पर डायग्नोसिस किया जाता है, आप क्लासिफाई करते हैं 6 से 12 महीने का जो ये डायग्नोसिस होता है, ये क्लासिफिकेशन किस तरह का है? एक बार मैं ये समझना चाहूँगी आपसे। एज पर प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बोलते हैं नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में, हम इस डिजीज को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। वन इज PB, अनदर इज MB।
पीबी मीन्स पॉसिबेसिलरी, एमबी इज मल्टीबेसिलरी। अगर अर्ली स्टेज में डिजीज है जहां नंबर ऑफ पैचेस हम काउंट करते हैं कि इफ इट इज लेस देन 5 और उसमें एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट है तो इस डिजीज को हम पॉसिबेसिलरी कहते हैं। और अगर पॉसिबेसिलरी हम डायग्नोज कर रहे हैं किसी पेशेंट का तो उसका ट्रीटमेंट 6 मंथ्स के लिए चलता है, जिसमें हम 2 ड्रग देते हैं। और मल्टीबेसिलरी जो है इसका मतलब ज्यादा बैक्टीरियल लोड होना, इसके अंदर जो है 5 से ज्यादा लीजन है, या हमने स्लिट स्मीयर या बायोप्सी किया जिसमें हमने माइकोबैक्टीरियम लेप्रे उसमें हमें मिला है, डिटेक्ट हुआ है, या फिर 2 से 1 से ज्यादा नर्व इन्वॉल्व है, तो इस केस को हम मल्टीबेसिलरी कहते हैं, जिसके अंदर हम 3 ड्रग्स देते हैं और उसका ट्रीटमेंट 1 साल के लिए चलता है। डॉक्टर, जैसे कि आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि जैसे लोग इसे मानते हैं कि जो कुष्ठ रोग है वो एक अभिशाप है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिससे लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है और इसको नहीं मानने की ज़रूरत है। इससे लेकर इससे रिलेटेड एक और चीज़ सुनने को मिलती है बहुत ही कॉमन, वो ये कि ऐसा माना जाता है कि जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी उंगलियां पिघल जाएंगी, पिघल कर गिर जाएंगी। तो इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये एक बार मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये क्या वाकई ऐसा होता है? इस तरह का मिथ है कि लोग सोचते हैं कि बीमारी की वजह से उनकी जो उंगलियां हैं वो कट के गिर गई या गिर जाती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इस बीमारी का जो मैंने जैसे बताया कि आपको नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो नर्व के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो सेंसेशन है वो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पता नहीं चलता है, वो बहुत ज्यादा गर्म चीजें और ठंडी चीजें उठाने लगता है, पकड़ने लगता है, और उससे उससे इन्फेक्शन और डैमेज होने के कारण जो है उसकी वजह से उंगलियां कट सकती हैं या गिर सकती हैं, अदरवाइज डिजीज की वजह से नहीं होता है। और अगर हम इस डिजीज को अर्ली अगर हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं और ट्रीटमेंट दे देते हैं तो इस तरह के आगे चलने वाले कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। ये हमें बहुत पहले इस तरह के पेशेंट मिलते थे जब ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता था, उनको सेल्फ केयर के बारे में कोई गाइड नहीं करता था, तो उनको इस तरह की चीजें हो जाती थी कि हाथ की उंगलियां पिघल गई या पैर की उंगलियां कट गई। तो अब जो हमारे पास इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है और अगर हमारे पास कोई भी डिसेबिलिटी का पेशेंट आता है तो उसको सेल्फ केयर किट दी जाती है, उनको स्पेशल एमसीआर फुटवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं और सेल्फ केयर पे टाइम टू टाइम उनको हम अवेयरनेस भी करते हैं ताकि इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और ये जैसे उंगली का कटना और गिर जाना जो वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो क्या इसका एक सर्जरी भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है लेप्रोसी पेशेंट्स के पास? सर्जरी जो अवेलेबल होती है वो होता है कि अगर क्लॉइंग हो जाए, मतलब हाथ पैर की उंगलियां मुड़ जाती हैं या रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, हाथ का पंजा लटक जाता है या पैर का फुट ड्रॉप हो जाता है, तो इन सब सिचुएशंस में पेशेंट की कंडीशन देखने के बाद सर्जन ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट एलिजिबल है कि नहीं फॉर द सर्जरी। तो अर्ली स्टेज तो मैं नहीं बोलूंगी कि जो डिफॉर्मिटीज है लाइक क्लोइंग ऑफ हैंड है, क्लॉइंग ऑफ फुट है, फुट ड्रॉप है, रिस्ट ड्रॉप है, इन सब पेशेंट्स में अगर बाकी के जो मसल्स हैं वो ठीक से काम कर रही हैं, बाकी के टेंडेंस ठीक से काम कर रहे हैं, तो उसमें हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं ताकि वो कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छा मतलब ठीक लगे और पेशेंट अपनी डे टू डे की जो एक्टिविटीज हैं उनको कर सके। बाकी अगर जैसे आप बोल रहे हो कि उंगली का कट जाना, ऐसे में कुछ प्रोस्थेसिस भी दिए जाते हैं, तो प्रोस्थेसिस से भी कॉस्मेटिकली हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, जैसे कोविड-19 है, 2 साल हमें हो चुका है पैंडेमिक के फेज़ में और इसने क्या नहीं बदला है, सब कुछ बदला है। आप दिल, दिमाग, शरीर, कोई भी ऐसा एक ऑर्गन नहीं है जो इससे प्रभावित ना हुआ हो, कोई भी ऐसी बीमारी के मरीज़ नहीं है जो कोविड-19 से प्रभावित नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है लेप्रोसी पेशेंट जिनका आपने करंट सिनेरियो बताया वो भी कहीं ना कहीं जो है कोविड-19 से वो प्रभावित ज़रूर हुए होंगे। और आप क्योंकि एक एज अ स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर हैं, पेशेंट्स के करीब रही हैं, तो क्या देखा है आपने एक ग्राउंड सिचुएशन में? आपसे जानना चाहूँगी कोविड-19 ने कैसे लेप्रोसी पेशेंट्स को इम्पैक्ट किया है? लेप्रेसी जैसे मैंने बताया कि इट्स अ वेरी साइलेंट डिजीज, कि उसके अंदर एक पैच है जो बहुत धीरे ग्रो कर रहा है, उसमें पेन नहीं हो रहा है, ईचिंग नहीं है। तो कोविड जैसे सिचुएशन में पेशेंट वैसे ही सामने नहीं आता है
और ऐसे वाले साइन एंड सिम्टम्स में वो सोचता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, या मेरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, या फिर इस तरह की फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल है, क्योंकि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, काफी सारे हॉस्पिटल कन्वर्ट हो जाते हैं इन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में, तो इस तरह की सर्विसेज भी बंद हो जाती है। तो ये लेप्रेसी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है कि ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह से इन पेशेंट्स को मोटिवेट करें, या किस तरह से उनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल कराएं, ताकि एक तो उनका जो अर्ली डिटेक्शन है वो अफेक्ट ना करे, दूसरा जो पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें लंबा ट्रीटमेंट है, 1 साल का ट्रीटमेंट है, 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट है, तो उनको ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो इसके लिए हमारे एनएलईपी स्टाफ होता है, लेप्रेसी में काम करने वाला स्टाफ होता है। हमने कोविड में लोगों को घर घर जाके मेडिसिन सप्लाई किया है, उनको 2 मंथ्स का मेडिसिन एक साथ दिया है। हमने कोशिश करी है कि हम उनके साथ फोन के द्वारा हम उनसे कांटेक्ट करते रहें, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, या अगर कोविड के टाइम में लॉकडाउन की वजह से वो अपने नेटिव प्लेस में चले गए हैं तो वहां पे उनको किस तरह से मेडिसिन मिल सकती है, तो ये गाइडेंस हमारा जो एनएलईपी का स्टाफ है वो करता रहता है। डेफिनेटली कोविड से काफी चीजों पे फर्क पड़ा है, लेकिन अब न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ प्रोग्राम आ रहा है ताकि हम लोगों को ये जो होने वाली प्रॉब्लम है वो ना हो और हम उनको सपोर्ट कर सकें। और विथ ऑल प्रिकॉशंस हमारा जो एक प्रोग्राम होता है एक्टिव केस सर्च, जिसमें हमारे जो हेल्थ फंक्शनरीज हैं, जो फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, वो हाउस टू हाउस जाते हैं, अवेयरनेस करते हैं एंड स्क्रीनिंग करते हैं फॉर लेप्रेसी। तो वो भी विद प्रिकॉशन ये एक्टिविटी होती रहे, एक्सेप्ट इन कंटेनमेंट जोन्स जो कोविड की वजह से बने हैं, उनमें नहीं हम ये एक्टिविटी करते, लेकिन बाकी एक्टिविटी हमारी कंटिन्यूसली चलती रहे। इसके लिए न्यू प्लानिंग एंड न्यू ट्रेनिंग, ये सब स्ट्रैटेजीज आ रही है। जी डॉक्टर, देश में जैसे कुष्ठ रोग को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, जिसका आपने भी जिक्र किया। पर इसके बावजूद यहाँ हर साल भारत में कुष्ठ रोग के 1,30,000 तक केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। इन सारे आंकड़ों को देखते हुए, और जो आपने भी शुरुआत में जिक्र किया था कुछ आंकड़ों का, अब तक जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से, क्या कुछ लिए गए हैं ताकि इस बीमारी से हम लोग लड़ सकें? मेन कंपोनेंट है हमारा अवेयरनेस का। इसके लिए हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम भी होता है, जैसे एंटी लेप्रेसी डे है 30 जनवरी, उस दिन स्पेशल एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं। उसके बाद एक फोर्टनाइट हम सेलिब्रेट करते हैं जिसमें बहुत सारे हेल्थ कैंप्स और अवेयरनेस कैंप हम लगाते हैं। थ्रू आउट द ईयर भी अवेयरनेस एक्टिविटीज हम करते हैं। दूसरा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें कि हम सब हर लेवल की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स से लेके फील्ड लेवल वर्कर्स तक की ट्रेनिंग की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेप्रेसी को हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज करें। अगर हमारा कोई डिसेबिलिटी वाला पेशेंट है तो उनके लिए स्पेशल डिसेबिलिटी कैंप्स भी किए जाते हैं। अभी बहुत सारी एनजीओज जो हैं वो भी इसके अंदर काम कर रही हैं, और लेप्रा सोसाइटी, रोटरी, लेप्रा एंड एक्कर ने मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू किया है इंडिया में विद द नेम ऑफ लेप्रेसी कंट्रोल प्रोजेक्ट। और दिल्ली में हमने कुछ ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करी हैं इन कोलैबोरेशन विद एक्कर एंड रोटरी एज वेल एज लेप्रा। और हमने उसमें मेडिकल ऑफिसर्स से एएनएम, फील्ड लेवल वर्कर्स, उनकी ट्रेनिंग, ड्रेसर्स की ट्रेनिंग करी है। और लेप्रा सोसाइटी है, टीएलएम है, डीएफआईटी है। लेप्रा सोसाइटी जो है डिसेबिलिटी कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है इन द लेप्रेसी कॉलोनीज एज वेल एज जो भी हमारे हॉटस्पॉट निकल के आते हैं कि जहाँ पे ज्यादा केसेस हैं, और वो उनको एमसीआर फुटवियर भी सप्लाई करते हैं। तो बहुत सारी एनजीओज, गवर्नमेंट के न्यू प्रोजेक्ट्स, एक हमारा हाउस टू हाउस सर्च चल रहा है जिसमें फील्ड लेवल वर्कर्स हाउस टू हाउस जाके केस, हिडन केसेस को डिटेक्ट करते हैं। जी डॉक्टर, अब एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी आखिरी सवाल के तौर पर कि जैसे अभी हमने बात की इसके सिम्टम्स के बारे में, आपने ट्रीटमेंट बताया कि 6 से 1 साल का ट्रीटमेंट होता है, तो इससे एक सवाल मेरा आपसे, लोगों के मन में भी ये होता होगा कि अगर ये 6 से 12 महीने का ही इलाज है तो क्या कुष्ठ रोग हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? बिल्कुल। इसमें 2 चीजें हैं कि लेप्रेसी एकदम ठीक हो सकता है,
लेकिन इसमें जैसे कोई लेप्रेसी में जो नुकसान हो जाता है, लाइक कोई पैच है या कोई नोड्यूल है या फिर कोई डिफॉर्मिटी हो गई है, इसमें जो नुकसान हो जाता है वो नुकसान रहता है हमेशा के लिए। लेकिन अगर हम बीमारी की बात करें तो बीमारी एकदम खत्म हो जाती है, बैक्टीरिया एकदम खत्म हो जाता है। तो अगर उसका ट्रीटमेंट पूरे टाइम, जितना भी टाइम है 6 महीने का या 1 साल का, अगर पेशेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट कराता है तो पेशेंट क्योर हो जाता है। ये इट्स अ क्योरेबल डिजीज। मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी, इट्स अ क्योरेबल डिजीज। आप अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे तो आप बिल्कुल इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो लोग जो ऐसे सोचते हैं कि शायद इसका ये क्योर नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो इसके इफेक्ट्स हैं उनको हम रिवर्ट नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते, लेकिन डिजीज जो बैक्टीरिया है, जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, उसको हम डेफिनेटली खत्म कर सकते हैं। तो लेप्रेसी इज अ क्योरेबल डिजीज और अब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कि आपने एक समय निकाला हमारे लिए और इस शो के ज़रिए हमने जो कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी के बारे में एक सही जानकारी अपने लिसनर्स तक पहुंचाई होगी। और क्योंकि शायद लोगों को ये भी नहीं पता है अब तक कि इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ हमारे लिसनर्स को और कुछ सजेस्ट करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, तो यू कैन गो अहेड। मैं अपने सारे लिसनर्स को एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी लिसनर्स इस चीज को सुन रहे हैं, जो भी इस टॉक को सुनेंगे, तो प्लीज उसको अपने तक नहीं रखें, प्लीज आगे उसको डिसेमिनेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। क्योंकि अगर ये कम्युनिटी लेवल पे नहीं जाएगा तो हम इस डिजीज को इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक चेन बनाना है ऑफ अवेयरनेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, और अगर किसी को ये डिजीज है तो हम उसको ट्रीट कर सकें और फर्दर ट्रांसमिशन को रोक सकें। थैंक यू सो मच खुशबू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आज ही कुष्ठ रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, क्योंकि अगर सही समय पर इन घावों का इलाज करें तो ये ठीक हो सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि अगर किसी को कुष्ठ रोग हो गया है तो उसे जीवन भर अपने घर वालों से अलग रहना पड़ेगा, ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं। कोई और ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उससे जूझ रहे हो या चाहते हो कि बाकी लोगों को अवेयर किया जा सके, तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ खुशबू, फिलहाल इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।